डॉक्टर निकुंज अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वे एक विदेशी पत्रिका देखने में मग्न थे। तभी चीड़गढ़ का जमादार काशीराम नमस्ते साहब कहकर उनके पास आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने सिर हिलाकर उसके नमस्ते का जवाब दिया और बगैर नज़र उठाए ही पूछा, कोई तगड़ा पैसे वाला मरा है काशी? काशीराम पान मसाले को पीक गटकते हुए बोला, कहाँ साहब, लगता है कि आज का दिन तो कल से भी ज़्यादा खराब जाएगा। तो फिर? डॉक्टर ने तीखी नज़रों से काशीराम को देखा। वही साहब, कल वाली लाशें। बुढ़ा मगज खाए जा रहा है मेरा। कुछ ढीली सी मुट्ठी उसने। साहब वाकई बहुत गरीब है। आदमी बहुत लाचारी में खुदकुशी करता है। उसने फूल सी बेटियों को जहर देने से पहले अपने दिल को कितना मजबूत किया होगा। वही सिफारिश कर रहा है उसकी। कहीं अकेले अकेले तो जेब गरम नहीं कर ली? अपनी कसम साहब, जो मैंने उसकी एक बीड़ी भी पी हो। उल्टे जब से अखबार से उसका सारा हाल जाना है, हर पल हाय लगने का डर लगता है। होंठों पर मतलबी मुस्कान लाकर डॉक्टर साहब बोले, कैसा सिर चढ़कर बोल रहा है जाति प्रेम? जाति? नहीं साहब, वे तो ऊंची जाति के लोग हैं। दुनिया में सिर्फ दो ही जातियां होती हैं बेवकूफ़, अमीर और गरीब। इसलिए तुम्हारा दिल पिघल रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी भी सिफारिश नहीं मानूंगा। मैंने आज तक सुविधा शुल्क वसूल किए बिना कोई भी पोस्टमार्टम नहीं किया और ना ही आज करूंगा। चाहे मुर्दा हफ्ते भर वैसे ही पड़ा रहे। देखता हूँ साहब, फिर बात करके। बुड्ढा बाहर ही खड़ा है। काशीराम बाहर निकल आया। बरामदे के गमले से सटकर खड़े धर्म सिंह ने उसकी ओर आशा भरी नज़रों से देखा तो वह ना में सिर हिलाता हुआ बोला, डॉक्टर नहीं मानता ठाकुर। कहता है बिना पैसे लिए उसने कभी पोस्टमार्टम नहीं किया, ना आगे करेगा। अगर पैसे की कसम ही खाए हैं तो भैया बात करके देखो। 100 200। 100 200? क्या बात करते हो ठाकुर? 500 रुपये रोज का धुआं उड़ाता है। 1000 तो कम से कम लेता है। तुम्हारी तो 3 लाशें हैं। धर्म सिंह आह भरकर बोला, ठीक है, तुम एक बार पूछ कर आओ कि कितना लेगा। खड़ी फसल बेच दूंगा आड़ती को, मर नहीं जाऊंगा। अरे सरकार ने जमींदारी छीन ली तब नहीं मरा, फिर सीलिंग लगा दी तब नहीं मरा। जमुआ मैया घर खेत लील गई तब नहीं मरा। बुढ़ापे में दिल के टुकड़े चले गए तब भी मौत नहीं आई, तो अब फसल जाने से क्या मौत आ जाएगी? मेरी चलती तो तुम पर 1 रुपया ना लगने देता, पर मजबूर हूँ, क्योंकि आज के साहबों के दिल में। नहीं भाई, मैं तुम्हें कहाँ दोष दे रहा हूँ, तुम जाकर पूछ तो आओ। काशीराम चुपचाप डॉक्टर के कमरे में घुस गया। डॉक्टर ने उसे देखकर पूछा, बुढ़ा कितने पर राजी हुआ? 1000 से ज़्यादा नहीं निकाला जा सकेगा साहब। वह भी खड़ी फसल औने पौने में बेचेगा, तब जाकर पैसे का जुगाड़ होगा। ठीक है, भागते भूत की लंगोटी बली, तुम्हारा कमीशन अलग होगा। आप ही रखना साहब, उसका पैसा मुझे तो हजम नहीं होगा। बेवकूफ़ कहीं का, नहीं होगा। यह तो दुनिया का नियम है कि एक मरता है तो दूसरा अपनी जेब भरता है। जाओ, जाकर देखो, शायद कोई पैसे वाला पोस्टमार्टम के लिए आया हो। काशीराम ने 1000 की बात सुनकर धर्म सिंह थके कदमों से आरती के यहाँ चल पड़े। कुछ देर बाद डॉक्टर निकुंज के कमरे के बाहर एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला आदमी आया और उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी। डॉक्टर साहब ने अंदर आने का संकेत पाते ही वह अंदर घुस गया। बैठिए। डॉक्टर साहब ने उसके हाव भाव को देखते हुए सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। वह आदमी कुर्सी पर बैठ गया, पर कुछ बोल ना सका। डॉक्टर साहब ने उसे पहले तो नज़र भर टटोला, फिर कहा, कहिए। साहब, पोस्टमार्टम के लिए अभी एक लाश आएगी। आप किस पक्ष से हैं? बचाव पक्ष से? क्या चाहते हैं राइफल की गोली बंदूक के छर्रों में बदल जाए? जानते हैं आपकी यह कितना खतरनाक काम है? खतरनाक काम ही तो कीमत है। उस आदमी ने जेब से 10,000 की 2 गड्डियाँ निकाली। नहीं, 50 से कम नहीं। तब लाश पर एक ही फायर दिखना चाहिए, जबकि घुटने, हाथ और छाती पर कुल 3 घाव हैं। ठीक है, काम हो जाएगा। उस आदमी ने 40,000 रुपये गिनकर डॉक्टर को दे दिए और मूँछों पर ताव देता हुआ बाहर निकल गया। पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर निकुंज और काशीराम की जेबों में जो गर्मी थी, उसकी वजह से उन दोनों के हाथ बड़ी तेजी से चले। इसलिए चारों पोस्टमार्टम एक ही घंटे में निपट गए। डॉक्टर साहब बाकी बचे कामों को अपने जूनियर को सौंपकर अपनी गाड़ी की ओर चल दिए।
क्योंकि आज उनके हाथ में बीवी बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए मुफ्त में मिला पैसा था। बीवी के लिए स्लीपर, बेटी के लिए मोतियों का हार, बेटे के लिए कैमरा खरीद कर जब डॉक्टर निकुंज अपने घर पहुंचे तो वहां माली के अलावा कोई और न था। माली ने बताया कि मैम साहब आज देर से लौटेंगी और जिमी बाबा व बिनी बेटी अभी कॉलेज से नहीं आए। डॉक्टर निकुंज ने घड़ी देखी, दोनों के कॉलेज छूटे 1.5 घंटा हो चुका था। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर ने माली से गाड़ी में रखे उपहारों को निकाल लाने के लिए कहा। अचानक उन्हें एक विचार सूझा कि क्यों ना जिनके उपहार हैं उनके कमरे में रख दिए जाएं। उनकी आंखों में शरारती बच्चों जैसी चमक उभरी और वे बड़ा वाला पैकेट उठाकर पत्नी के कपड़ों वाली अलमारी खोल बैठे। पैकेट भीतर रखकर वे अभी अलमारी बंद कर ही रहे थे कि किसी कपड़े से फिसलकर एक पर्चा उनके पैरों के पास आ गिरा। उन्होंने वह पर्चा उठा लिया। पर्चे पर लिखा था, नंदिता जी, कई घंटों से आपका फ़ोन नंबर मिला रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। हार कर एक पालतू आपके पास भेज रहा हूँ। खबर यह है कि जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, वे आज इसी शहर में रात में रुकने वाले हैं। एमएलए का टिकट उन्हीं के हाथों में है, बाकी आप खुद समझदार हैं। श्यामलाल तो अब नेतागिरी चमकाने के लिए इस दलाल की उंगलियां पर नाचा जा रहा है। डॉक्टर निकुंज निचला होंठ चबाते हुए बड़बड़ाए, फिर कदम घसीटते हुए बेटी के कमरे में घुस गए। थोड़ी सी उलट पुलट के बाद उनके हाथ में छिपाकर रखा गया एक फ़ोटो एल्बम आ गया। एल्बम का पहला पन्ना देखते ही डॉक्टर निकुंज के हाथ, जो सड़ी गली लाशों को चीड़-फाड़ करने में भी नहीं कांपते थे, अचानक ऐसे थक गए कि एल्बम छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। अभी बेटे के कारनामों की जानकारी बाकी थी, इसलिए वे जिमी के कमरे में जा घुसे। बेटे की रंगीन मिजाजी के बारे में तो वे कुछ कुछ जानते थे। उनका लाडला नस्ली चीज़ों का आदी हो चुका था। अगले कई दिनों तक उस बंगले के घरेलू झगड़े होते रहे। आखिर में डॉक्टर निकुंज की हार हुई। बीवी बच्चों ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन लोगों को अपना भला बुरा सोचने का हक है और इसमें उन्हें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। अकेले पड़ चुके डॉक्टर निकुंज एक दिन जिंदगी से इतने निराश हो गए कि खुदकुशी करने पर उतर आए। पर ठीक समय पर उन्हें याद आ गई वह शपथ जो उन्होंने डॉक्टरी की उपाधि लेने के समय ली थी। उन्होंने दोनों हाथों से मुंह छिपा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। जब मन आंसुओं से धुलकर साफ हो गया तब उन्होंने कागज कलम उठाई और लिखने लगे। अभी तक मैं इस दुनिया को बेवकूफ़ भरी दौड़ में अंधों की तरह दौड़ता रहा, पर अब जिंदगी की सभी सच्चाइयाँ मेरे आगे खुल चुकी हैं। नंदिता, तुम सुंदर शरीर की सीढ़ी के सहारे यकीनन सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ जाओगी। बिन्नी, तुम भी आखिर अपनी माँ की ही बेटी हो ना, तो इसी राह पर चलकर नाम कमा सकती हो। जिमी बेटे, जिसकी बहनें इतनी कमाऊ हों, वह चाहे हशीश के नशे में डूबकर मर जाए, चाहे ब्राउन शुगर के नशे में। तुम तीनों अब मेरी ओर से आज़ाद हो। तुम जो चाहो करना, केवल मेरे सामने मत पड़ना, क्योंकि खुदकुशी भले ही ना कर सका पर तुम लोगों का खून जरूर कर दूंगा। कागज मेज पर छोड़कर डॉक्टर निकुंज पैदल ही बाहर निकल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।